जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओआर में अब तो 30 ही दिन बचे हुए हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि इस 30 दिन में हमें कौन सी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे याद करनी है। उस पॉइंट को एक बार हम समझ लेते हैं और अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो कॉपी में आप उस चीज़ को जरूर नोट करिएगा। मैं आपको वही बात से बताने वाला हूँ जो आपके 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम दो चीज़ों पर काफ़ी फोकस किए हुए हैं। एक तो जो पीसीएस का एग्जाम होता है प्रीलिम्स, उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। साथ में जो हमारा आरओआर का जो एग्जाम बना हुआ है उसमें प्री और मेंस दोनों जो 2021 के हैं उसके आधार पे और 2023 का जो नया पेपर पैटर्न है उसके आधार पे हमने पूरा सेट आपके लिए बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस आप इतना ध्यान रखना, जो मैं कहूँगा भाई इसको स्किप कर दो उसको आप स्किप कर देना, जो मैं कहूँगा नोट्स बना लीजिए उसको आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है हम उस पर चर्चा करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में टोटल हमारा 6 वीडियो है जिसे हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। देखिए, ये बात तो सभी को पता होगा, भारत की आकार क्या है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सभी को पता है। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व का 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में रहता है। भारत का क्षेत्रफल भी सबको पता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये दोनों पॉइंट पीसीएस में पूछा जा चुका है। हमारे लिए नया पॉइंट यहाँ पे है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। ये वाला पॉइंट क्या है कि भारत के अगर आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे, यानी अगर ये पूरा भारत का मान लीजिए ये पूरा एरिया, ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब इधर, उत्तर मतलब इधर का एरिया और उत्तर पूर्व का मतलब इधर का एरिया, उत्तर का मतलब इधर का एरिया। ठीक है, इस सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि पूछेगा कथन और कारण, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, और भारत के जब हम दक्षिण में चले जाते हैं तो आप देखेंगे तो इसके उत्तर में तो चौड़ा है, लेकिन दक्षिण में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे हिंद महासागर की ओर, तो भारत कैसा होता गया, संकरा होता गया, यानी पतला होता गया है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हेडिंग है, तो इस पूरे हेडिंग में ये वाली बात आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात देखेंगे भौगोलिक स्थिति, तो यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है, हालांकि आप समझ सकते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, तो ये तो आप सभी लोग जानते हो, तो इसको स्किप करिए। ये भारत का छोर, तो सबसे पूर्व में आपको पता है किबुतु है, फिर सबसे पश्चिम में गुहार मोता है, इंदिरा कौल सभी को पता होगा, कन्याकुमारी, ये पॉइंट सबको पता है, हटाइए इसको। ठीक है, फिर आप अगर देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा को लेकर के, तो यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं पूछता, हालांकि एक क्वेश्चन बन सकता है साथी। ठीक है, स्थलीय सीमा को लेकर के कोई सवाल यहाँ पे नहीं आता, इसको आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डाटा याद रखिएगा कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रख सकते हैं, बाकी वो एकदम स्किपेबल है। ये वाला पॉइंट एकदम आप छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई मतलब नहीं। सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं वो वाला क्वेश्चन हम नहीं पूछता। हाँ, ये वाला पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इसे नोट कर लीजिए कि कौन सा बॉर्डर कौन से देश के साथ और कहाँ पे लगता है। जैसे बाघा बॉर्डर आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में पंजाब में पड़ता है, भारत म्यांमार के बीच में मोरेह बॉर्डर पड़ता है जो कि मणिपुर में पड़ता है। मिलान के लिए आएगा, इसको नोट कर लीजिए। नाथुला पास तो आपको पता होगा सिक्किम में पड़ता है। लोंगे वाला बॉर्डर आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, चर्चा में था। बांग्लादेश में आप जानते हैं दावकी तामिबल, ये मेघालय में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर है जिसका नाम है दावकी तामिबल। तो ऐसे करके भी मिलान करके आएगा कौन सा देश कौन सा बॉर्डर, या कौन सा बॉर्डर कौन सा राज्य, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोनौली तो आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में ही सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में। कच्छ का रण बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बीच में। तो भैया 3 बाघा बॉर्डर और लोंगे वाला और कच्छ का रण, ये गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है, और बाकी के ये जो पॉइंट है, भारत का अधिकतम तापमान वाला स्थल आप जानते हैं बरियावली है जो कि राजस्थान में है। सबसे कम ठंडा स्थान आप जानते हैं दराज है जो कि लद्दाख में है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मेरिना बीच है जो कि चेन्नई का है। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, कूट करके क्वेश्चन पूछेगा। भारत में सबसे बड़ी खारे जल की झील ये हमारी चिल्का झील है। ठीक है, पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना कॉपी में। एक तरफ लिखिएगा सागर पुलिन, एक तरफ लिखिएगा राज और एक तरफ लिखिएगा सागर पुलिन। सागर पुलिन का मतलब बीच, जैसे आप जानते हैं गोवा बीच है, महाराष्ट्र में जुहू बीच है, इस तरह से बीच। तो कई बार क्वेश्चन में ये पेपर पूछा गया है। एक तरफ से सागर पुलिन लिख लीजिएगा और एक तरफ से राज्य। अब एक तरफ आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में आप जानते हैं पश्चिम तट है, पूर्वी तट।
तो ये जो बीच है ये पश्चिम तट पे है, यहाँ के जो बीच है वो पूर्वी तट पे। सवाल आपसे ऐसे करके आएगा, मिलान करने के लिए आएगा। तो गुजरात में हमारे हजीरा बीच है और मांडवी बीच है, इसे नोट करना है कॉपी में, बाकी सब स्किप करिए, इसको नोट करिएगा। महाराष्ट्र में जुहू बीच है, मनोरी बीच है। गोवा में कालगुंट बीच है और कोलवा बीच है। कर्नाटक में करवार बीच है और पारामूर बीच है। कोवालम बीच है और कंपड़ बीच है, याद रखना। ये सब कहाँ पे है? पश्चिम घाट पे, भैया याद रख लेना इसको। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर बीच, दीघा बीच है। उड़ीसा में ओपालपुर बीच है, चांदीपुर बीच है। आंध्र प्रदेश में ऋषिकेश बीच है या भीमुनीपट्टनम। मरीना बीच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, ठीक है। ये भारत का प्रादेशिक सीमा, ये किसी काम का नहीं है, अब नहीं आता। ये डिग्री चैनल को आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में आता रहता है। आपको पता होगा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप में है। 11 डिग्री अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 डिग्री चैनल सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटती है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा सब कुछ, है ना। बस मैं रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े तो आपका सिलेक्शन में नहीं होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब बेसिक बातें हैं भाई। डंकन मार्ग ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट कोको द्वीप यानी म्यांमार और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप को सेपरेट करता है। सेंट जॉर्ज चैनल ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को सेपरेट करेगा। ग्रैंड चैनल यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, ठीक है। कर्क रेखा ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 8 राज्यों से गुजरता है और भारत को 2 कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में बांटता है। 8 राज्य कौन है वो आपको पता होगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता होगा। भारत का मानक समय रेखा आपको पता होगा, प्रयागराज मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश में होकर गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यानी 5 राज्यों से गुजरता भारत मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आपको ये सब पता होगा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। भारत मानक समय रेखा आप जानते हैं, लंदन में जो ग्रीनविच है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे, सबको पता होगा। भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम राज्य के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। एक देश में एक से ज्यादा मानक समय रेखा हो सकता है, जैसे रूस में आप दिखेगा तो इसकी चूंकि पूर्व से पश्चिम में लंबाई ज्यादा है, इसीलिए रूस में 11 है मानक समय रेखा है, ठीक है मेरे भाई। भारत का भौगोलिक प्रदेश आप इसको एक बार ऐसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे कुछ बातें पढ़ना है। देखो भौगोलिक प्रदेश में क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। हिमालय और उत्तर का मैदान, पहले तो इसको समझ लियो, पहला, ठीक है। हिमालय और उत्तर का मैदान, इसकी क्या विशेषता है? तो पहली बात तो ये हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, इसे याद रखिएगा। हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी अभी भी इसमें उत्थान जारी है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक कौशी अवस्था में है, युवा स्थलाकृति है। इसी कारण से हिमालय के अंदर हम ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां पाई जाती हैं। तो हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय और उत्तर का मैदान दोनों की बात कर रहा हूं मैं। यह हाल में बनी स्थलाकृतियों का उदाहरण है। यह एक अस्थिर भाग है, पूरी श्रृंखला युवावस्था में है। हिमालय की, दक्षिण की नहीं भैया, हिमालय की। और उत्तर का मैदान इनाई की प्रादीपी मैदान, ध्यान रखना। ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई हिमालय की। अब उत्तरी मैदान को देखो, जलोढ़ निक्षेप से बना है, गंगा यमुना से, आपको पता है गंगा और यमुना के जलोढ़ निक्षेप से बना है। अब बात करेंगे प्रादीपी पठार की, जो तीसरा भाग होता है। प्रादीपी पठार आप जानते हैं आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी चौड़ी घाटियों से बना है, ठीक है। भारत के भौगोलिक प्रदेश को हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रादीपी पठार, प्रादीप मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब देखिए इतना सब रिवीजन नहीं करना है, क्या रिवीजन करना है देखिएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक कोर्ट में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला समझिए, भारत की उत्तरी सीमा पर है, भूगर्भीय रूप से कौन सी अवस्था में, युवा, बनावट के दृष्टिकोण से कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी की मुख्य परतदार चट्टानें कैसी हैं, जीवाश्महीन नहीं है, यानी हिमालय पर्वत की जो मुख्य चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये स्टेटमेंट है, रट लेना है कि हिमालय पर्वत की जो मुख्य परतदार चट्टानें हैं, क्योंकि आपने देखा ये परतदार चट्टानें से बन रही है, तो जो मुख्य परतदार चट्टानें हैं वह जीवाश्महीन नहीं है, यानी उसमें जीवाश्म पाया जाता है।
और देखिए हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन दे दिए, क्या कथन दे दे? पहला, हिमालय में अनुदैर्ध्य उत्क्रमित क्षेत्र पाए जाते हैं। कारण क्या लिख दे? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है। हालांकि मैं उल्टा बोल दिया, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लीजिए कथन दे दिया कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये तो हो गया आपका कथन, ठीक है, ये हो गया आपका कथन। और कारण दे दे, क्या कारण दे दे? क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, कथन कारण दोनों सही है, और कथन और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। कूट में दे दे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय की चट्टानें जीवाश्महीन हैं, क्या सही है? तो आप कहोगे नहीं सर, हिमालय की चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, क्योंकि उसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये बात क्लियर? क्लियर। हिमालय पर्वत श्रेणी में आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ी, तीन जन मिलते हैं। फिर से आप हिमालय में आप देखेंगे तो हिमालय का फिर से महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का तीन पार्ट अलग से पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ी, मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला में हम इन तीनों के अध्ययन करते हैं। तो ट्रांस हिमालय को पहले पढ़िएगा, लेकिन यहाँ से पेपर में कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना याद रखना है ट्रांस हिमालय में, जैसे ये सब आपको पता होगा यार, पहले ऊपर कौन सी श्रेणी पाई जाएगी? तो आप कहोगे सर काराकोरम श्रेणी, क्लियर। दूसरे नंबर पे कौन सी श्रेणी पाई जाएगी? ये क्रम पूछता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आप कहोगे सर लद्दाख श्रेणी। तीसरे नंबर पे कौन सी श्रेणी? तो आप कहोगे जास्कर श्रेणी। चौथे नंबर पे कौन सी श्रेणी? तो आप कहोगे सर कैलाश श्रेणी। तो इन चारों श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछता है, बस ये है, इतना पूछता है, याद रखिए। हाँ, इंडो साक्टो सच्चर जोन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय सेलेक्ट करता है, याद रखिएगा। बाकी ये सब फालतू बात है, ये सब छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन क्वेश्चन। पहली विशेषता क्या है? यह भारत की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। भारत के जलवायु का निर्धारण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एकदम रट लेना लाइन बाय लाइन। यह शीत ऋतु में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकती है। हिमालय वर्षा काल में मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में क्या कराती है? वर्षा कराती है। हिमालय में ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनके पिघलने के कारण हिमालय तंत्र की नदियां सतत वाहिनी यानी वर्ष भर बहती रहती हैं। ये वाला स्टेटमेंट कई बार पेपर में आया है। हिमालय में, चूंकि हिमालय पर्वत में ग्लेशियर है और ग्लेशियर से सारी नदियां निकलती हैं, इस कारण से जो भी हिमालय तंत्र की नदियां होंगी वह सतत वाहिनी होंगी, यानी वर्ष भर उसमें जल रहता है। दक्षिण भारत की नदियां नहीं है, हिमालय नदियां हैं, ठीक है। इन नदियों पर बांध बना करके पन बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अपने साथ अवसादों को ला करके ये जो नदियां होती हैं वो जलोढ़, उपजाऊ जलोढ़ का निर्माण करती हैं। यहां से ये वाला स्टेटमेंट आप लोग रट लेना। हिमालय में विविध संसाधनों की संभाव्यता है, जैसे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा इत्यादि। आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वन संसाधन जैसे सागवन, शीशम, ओक, चंदन, मैग्नीलिया, बांस, ये भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमित क्षेत्र हैं, जिसके कारण से सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है, ये ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है। हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक मिलता है। यहाँ ये स्टेटमेंट रट लेना मेरे भाई, तो रट लेना, इसको रट लेना। हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव ज्यादा है। जहां पश्चिमी हिमालय क्रमिक श्रृंखलाओं में ऊंचाई प्राप्त करता है, वहीं पूर्वी हिमालय अचानक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। स्टेटमेंट को रट लेना ऐसा हूबहू। अब मैं आपको कुछ पर्वत श्रेणियां बता रहा हूं, ऊंचाई के अनुसार, काल क्रम के अनुसार, माने ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है, लगाना पड़ेगा। दो बात यहां याद रखिएगा। वैसे तो पीसीएस में पता नहीं क्या हो गया था, बीमारी, क्वेश्चन इस तरह से आंकड़ों वाला ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ गया था। एक बार अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा पूछेगा, ठीक है। पर भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं 8,848.6, ये नेपाल में है, ठीक है।
कंचनजंगा या भारत की सबसे ऊंची, यानी भारत में सबसे ऊंची यही है 8,598, तो इसको याद कर लीजिएगा। लोतसे या लोथे ये नेपाल तिब्बत में है, भारत में नहीं है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस 2021 का साथ क्वेश्चन है या 20 का, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। ये दो पर्वत दिया था, लोतसे और चोओ, ये दोनों पूछा था कि हिमालय का कौन सा है कौन सा नहीं, तो ये सारे लोग हिमालय के हैं। तीसरा है मकालू, ये भी नेपाल में है। चोओ नेपाल तिब्बत में है। धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8,172 मीटर। ये नंगा पर्वत ये भारत में है, इसको रट लेना, इसकी ऊंचाई डेफिनेटली रट लीजिए 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा ये नेपाल की है। अच्छा, हमसे ये भी पूछे कौन भारत में कौन नेपाल में, तो प्लीज याद रखना मेरे भाई। फिर देखिए नंदा पर्वत ये भी हमारे भारत में पड़ता है एकदम से, तो 7,817 मीटर, प्लीज रट लेना, कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर कामेत पर्वत ये हमारे भारत में पड़ता है, तो इसको आप ध्यान रखना। नामचा बरुआ ये भी हमारे भारत में है। त्रिशूल पर्वत के बारे में आरओ ने 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पूछा है, पर हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7,140 मीटर। ये डाटा अगर किसी को याद होता तो वो सवाल वो कर देता। बद्रीनाथ ये भारत में है, 7,138 मीटर। तो प्लीज भाई इन सबको आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो महान हिमालय से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होगा। महान हिमालय में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है। महान हिमालय में आप देखेंगे एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो होता है वह महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, याद है सभी को। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक तकरीबन 2400 किलोमीटर में यह अर्धचंद्राकार यानी उत्तल आकृति में है। यहाँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। कश्मीर में यह 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 150 किलोमीटर के लगभग में चौड़ा है। यानी कह सकते हैं कि हिमालय पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है पूर्व की अपेक्षाकृत, यानी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। महान हिमालय का जो क्रोड है वह ग्रेनाइट का बना है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, महान हिमालय का पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जिसे आपको रटना है, आप इसे रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आपसे यहां से पूछा जाएगा। मेरे भाई आप इसको रट लो। लद्दाख में खारदुलांगला दर्रा, लनकला दर्रा, छगला दर्रा, इमिसला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला बार बार आता पेपर में, अगिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा पाया जाता है। उत्तराखंड में माना दर्रा, थांगला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा। इसे नोट करना है, सबको याद करना है। जब तक याद नहीं होगा तब तक सोना नहीं है। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जिलेपरा दर्रा पाया जाता है। सेला दर्रा, बौंडिला दर्रा, यांग्याप, दीपू दर्रा, पांगसार दर्रा, लेख पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तुजू दर्रा मणिपुर में, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, उत्तरी सह्याद्री। पालघाट दर्रा दक्षिण में है, केरल में, ठीक है। अब ये से आप नोट कर लिए, कॉपी में से नोट जरूर करिएगा। इसके बाद ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाता है। कुछ दर्रे हैं वहां से गुजरने वाले मार्ग, जैसे लद्दाख में आप देखेंगे तो काराकोरम दर्रा, फिर आप देखिएगा तो जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है लद्दाख में। काराकोरम दर्रा से हम चीन जा सकते हैं और कोई मार्ग नहीं मिलेगा, लेकिन लद्दाख से और यानी बुर्जिल दर्रा से हम और कहाँ जा सकते हैं, तो बुर्जिल दर्रा से श्रीनगर से हम गिलगित जा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा से हम श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। यानी लद्दाख का संबंध कहाँ से होगा, चाहे चीन से होगा या हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां से हो सकता है। तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा बार बार पेपर में आता है, श्रीनगर से लेह जाएगा, जबकि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित जाएगा, काराकोरम चीन जाएगा, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे हैं उसे ध्यान रखिएगा, जैसे
जम्मू कश्मीर में आप पाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा, फिर आपको मिलेगा बनी हाल दर्रा, फिर आपको ये दो दर्रे अभी यहाँ ध्यान रखिए। देखिए पीर पंजाल से क्या हम करेंगे, कुलगांव से कोठी जाएंगे, बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, जैसे सीप किला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश से कहाँ जा सकते हैं, शिमला से तिब्बत जाएंगे, बड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह जाएंगे, याद रखिएगा इसको। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा है, जहां से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। फिर बोमडिला दर्रा, ये तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग देता है। तुजू दर्रा इम्फाल से तांबुक व म्यांमार जाने का मार्ग ये है मणिपुर में। तो प्लीज आप इसे नोट कर लेना मेरे भाई। ये दुर्भाग्य से पीसीएस 2024 का ये क्वेश्चन है, लोग इसे नहीं कर पाए थे। चूंकि ट्रेंड बदला है तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार समीक्षा अधिकारी में प्रबल चांस है 99% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ सर, क्योंकि ये पीसीएस का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पहली बार आया है, तो घुमा सकता है आयोग। तो भैया नीति आयोग की ऊंचाई 5800 मीटर, अच्छा मीटर में है, याद रखना। मांगसा धुर्रा दर्रा की ऊंचाई 5674 मीटर, माना दर्रा की ऊंचाई 5632 मीटर, देवास दर्रा की ऊंचाई 5360 मीटर, खारदुलांग दर्रा की ऊंचाई 5359। याद नहीं होगा, 4-5 बार पढ़िएगा, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। उत्तराखंड में देखेंगे तो लिपू लेक दर्रा 5334, सिंकुला दर्रा 5059, अघिल दर्रा इसको याद कर लेना, लद्दाख इंपॉर्टेंट है, 4843 मीटर, नाथुला भी याद रख लेना 4310 मीटर, शिवकिला 4300 मीटर, जिलेपला 4267 मीटर, रोहतांग दर्रा 3978, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में 3494। भाई सब रख लेना, क्योंकि पेपर में इस बार आया था पीसीएस में, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। लघु हिमालय को लेकर के क्या सवाल बन सकते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इसका निर्माण है वो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैल से हुआ है। क्लियर है। पहला, ऊंचाई कितनी यहाँ के पर्वतों की, तो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है, चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसमें भी कुछ श्रेणियां हैं। पहले देखिए, इसमें एक श्रेणी पाया जाएगा जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, पहले उत्तर में। उसके नीचे में आएंगे तो आपको धौलाधर श्रेणी मिलेगा, क्रम से लगाना है उत्तर से दक्षिण में। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पे मसूरी श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां मिलती हमें, आप प्लीज आप इसको याद रखना। अब देखिए, ये आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, इसके बीच में हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे डलहौजी हिल स्टेशन, शिमला हिल स्टेशन, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग। ये अब जो यहाँ पे लघु हिमालय की जो घाटियां पाई जाती है, वहां पे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदान को उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बुग्याल या प्यार कहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो इसे मर्ग के नाम से जानते हैं। और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, ये पूछेगा कि बुग्याल और प्यार नाम के घासी के जो मैदान है कहाँ पाए जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लघु हिमालय की घाटियों में, ठीक है। या हिमाचल हिमालय भी आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ घाटियां हैं, उनकी अब स्थिति आपसे पूछता है, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, महान हिमालय, धौलाधर श्रेणी। फूलों की घाटी उत्तराखंड, महान हिमालय और मध्य हिमालय। दून की घाटी उत्तराखंड, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। काठमांडू घाटी नेपाल में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय। असम की घाटी असम में है, आपको पता है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये इनकी स्थिति पूछता है और इधर घाटी का नाम देता है। तो प्लीज यार इन सबको याद रख लेना, पेपर में आता है। दून की घाटी ज्यादातर पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, शिवालिक के बारे में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, तो हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला, ये तो आपको पता होगा, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 900 से 1100 किलोमीटर पाया जाता है पर्वत। असंपीड़ित अवसादों से मिलकर के बना हुआ है।
इनके बीच में शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में भी घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से इन्हें जानते हैं। मेन बाउंड्री फॉल शिवालिक को मध्य हिमालय से सेपरेट करता है। यहाँ पे याद रखिएगा शिवालिक हिमालय के गिरिपद में स्थित है और सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है, यानी प्लायोसीन काल में बना सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन हमसे देगा कई सारा श्रृंखला और उसमें हमें शिवालिक को सिलेक्ट करना होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो हिमालय का वर्गीकरण आपको जानते हैं, क्षेत्रीय वर्गीकरण क्या सभी को पता होगा। तो पहले पंजाब हिमालय है जो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में है। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर आते हैं। कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली के मध्य आरोह में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी वाला पर्वत आता है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में, ये सब आपको पता है इसलिए मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आपको पता होगा। एक और है जिसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो असम हिमालय तिस्ता और दिहांग वाला एरिया पड़ता है। अब कुछ फॉल्ट हैं, जैसे महान हिमालय, ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है, अभी मैंने बताया इंडो सांको सच्चर जोन, इसको रट लेना, नोट भी कर लेना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से, मेन बाउंड्री फॉल लघु हिमालय शिवालिक, हिमालयन फ्रंट शिवालिक को उत्तर के मैदान से सेपरेट करता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल अरावली पर्वत को बिंधन पर्वत से सेपरेट करेगा। डर्की भ्रंश मेघालय के पठार को बांग्लादेश से सेपरेट करता है, प्लीज इसको आप याद रख लेना। अगला बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। असम हिमालय के बाद जो महान हिमालय है वह पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम से होकर के एक नदी बांग्लादेश में बहती है, इसका नाम है तिस्ता नदी। जैसे आपने देखा अभी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय पड़ रहा था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। मान लीजिए तिस्ता है और इधर से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र आ गई, तो तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक के भाग का जो ये एरिया होता है, जैसे अभी आपने देखा था, इसी को हमने असम हिमालय कहा है। ऊपर अभी आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए ये आपका असम हिमालय, तिस्ता नदी और दिहांग नदी, दिहांग मतलब वही ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच का जो एरिया है 720 किलोमीटर, उसी को हम असम हिमालय कहते हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो तिस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, और दिहांग नदी ये वाली अरुणाचल प्रदेश में आती है, ये वाला पूरा, और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के यहाँ पे मिल जाती है तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। इसके बीच में जो ये हिमालय का पार्ट पाया जाता है साथी, इसी को हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। अब देखिए असम हिमालय में अगर हम बात करेंगे साथी, आका, डफला, मीरी, अबोर, पटकाई बूम, मिसमी पहाड़ियां, ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिएगा अब दार्जिलिंग हिल्स पाया जाता है कहाँ पे, ये सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो जो इसके पार्ट हैं आका, डफला, मीरी, ये सब, तो ये सारे लोग यहाँ से, और भी कई सारी नदियां निकली हुई हैं जो असम हिमालय को कई पार्ट में बांट देती हैं। जैसे एक नदी तो आपकी ये हो गई तिस्ता नदी, इसके बाद एक नदी निकलती है भरेली नदी, जो कि काट देती है आपके असम हिमालय को। तो इसके बीच का जो हिमालय का जो पहाड़ी पड़ता है, इस पहाड़ी को हम बोलते हैं साथियों आका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, आका पहाड़ी। इसके बाद आप देखेंगे भरेली नदी के बाद एक और नदी ऐसे बगल में बह रही है उसके, तो यहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम डफला पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसका जो नदी है उसका नाम है रांगानंद नदी। रांगानंद के बाद एक और नदी आप देखने के पाएंगे, तो वह मीरी की पहाड़ियों को सेपरेट करता है। इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। जैसे भी आपने हिमालय का बांटा है, वैसे ही आप असम हिमालय को बांट दीजिए। सुबनसिरी और दिहंग के बीच का जो पर्वत पड़ता है, इस यहाँ पे अबोर पहाड़ी, और ये सारी की सारी पहाड़ियां साथी अरुणाचल प्रदेश में है। तो सुबनसिरी और दिहंग के बीच में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, अबोर पहाड़ियां। इसे आप प्लीज याद रख लेना, पेपर में बन सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिसमी पहाड़ियां जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कड़ाफा बूम, तो आपसे पूछेगा कड़ाफा बूम पहाड़ी कहाँ है, तो जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पटकाई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स, ये नागालैंड में पड़ता है। सारामाती पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछेगा कि सारामाती पर्वत है कहाँ, या मिलान करने के लिए आएगा तो बताइएगा सारामाती पर्वत यह नागालैंड में है,
जबकि कड़ापाबूम ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। बरेल की पहाड़ियां नागालैंड और असम की सीमा पर, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां लोकतक झील के पास में पाई जाती हैं। लामाटोल की पहाड़ियां, ये पेपर में आता है भाई, तो बताना ये मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में। मिजो की पहाड़ियां मिजोरम राज्य में। ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों का हिस्सा है। ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों का क्या है? हिस्सा है। अब देखिए गारो खासी जयंतिया यह जो है साथी, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि गारो खासी जयंतिया जो ये पहाड़ियां हैं, यह हमारे हिमालय का पार्ट नहीं है। यह मेघालय में स्थित है, जिसमें खासी सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। और ये जो है प्रादीपीय पठार का हिस्सा है, यानी जो हमारा ये प्रादीप भारत है ना, उसका हिमालय, उसका पार्ट है, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। मिकरी पहाड़ियां कहाँ पे पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रादीपीय पठार की। जैसा कि आपने देखा, हमने आपसे डिस्कस कर लिया उत्तर के पर्वत के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे करेंगे, वह हमारा होगा जो प्रादीप का भाग, ये वाला, यानी प्रादीपीय भारत की भाग। तो पहली बात तो आप जानते हैं, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट है, सबको पता है। इसके आकृति सबको पता है, त्रिभुजाकार है। ऊंचाई यहाँ के जो पर्वत है वो 600 से 900 मीटर ऊंचाई वाली यहाँ की जो ऊंचाई है वो पाई जाएगी। पर्वत नहीं, यहाँ की ऊंचाई। अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियां। अब देखिए शिलांग की पहाड़ियां यानी मेघालय की पहाड़ियां इस पठार के उत्तरी सीमा पर हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो भारत का ये वाला पार्ट, यानी जो हमारा ये प्रादीपीय पार्ट है, इसके उत्तर में आप जानते हैं अरावली पर्वत पड़ता है। राजमहल की पहाड़ियां मिलेगा। शिलांग का पठार यानी मेघालय का पठार आप पाएंगे मिलेगा। राजमहल गारो गैप, यह राजमहल व मेघालय के पठारियों के मध्य में स्थित है, जो कि जलोढ़ निक्षेप द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ है। भारत में प्रादीपीय पठार के अनेक भाग देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा एरिया आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार, ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दंडकारण्य का पठार आप जानते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में। शिलांग का पठार मेघालय में। हजारीबाग व छोटानाग का पठार झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, जहां हिमालय में क्षैतिज संचलनों का उदाहरण मिलता है। क्षैतिज संचलन मतलब आप जानते हैं अनुदैर्ध्य संचलन, वहीं पर प्रादीप पठार में लंबवत संचलन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी कई बार भूकंप हमें देखने को मिल जा रहा है आजकल। पठार जो हमारा है प्रादीपीय पठार, उसके दो पार्ट हैं, मध्य का उच्च भूमि और दक्कन का क्षेत्र। तो आइए एक एक को समझते हैं। पहले तो मध्य के उच्च भूमि को आप देख लीजिए। नर्मदा नदी जो है उसके उत्तर में प्रादीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे ही हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसमें विंध्यन श्रृंखला और अरावली श्रृंखला आती है। तो मध्य उच्च भूमि को आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में पूछा है कई बार। एक बार तो ये सवाल पूछा भी गया है कि जो हमारा प्रादीपीय पठार का मध्य उच्च भूमि है उसमें कौन कौन चीजें आती हैं, उसकी विशेषता। तो प्लीज भाई मेरा आपको याद रखना होगा, इसको ध्यान रखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। विंध्यन श्रृंखला और अरावली श्रृंखला ये मध्य उच्च भूमि में आता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में कैसी है? चौड़ी। पूर्व में कैसा है? संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार में कौन कौन आता है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का, राजमहल पहाड़िया, गढ़जात का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो पूछेगा कि भैया कौन सा है जो मध्य उच्च भूमि का पार्ट है या नहीं है, रट लीजिए, एक एक को रट लीजिए, बताना पड़ेगा। पश्चिम में देखिए बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़िया, गढ़जात पहाड़िया, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, अब इसके बाद आ गया दूसरा श्रृंखला था इसमें विंध्यन। चूंकि दो ही पार्ट हैं, अभी हमने देखा था, एक तो आपने देखा था विंध्यन श्रृंखला, मध्य उच्च भूमि, इसमें विंध्यन और अरावली श्रृंखला। तो हमने विंध्यन श्रृंखला को देख लिया, मध्य उच्च भूमि को देख लिया। अब हम बात करेंगे विंध्यन श्रृंखला और अरावली श्रृंखला। तो विंध्यन श्रृंखला ज्यादा नहीं पढ़ना है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में अरावली पर्वत, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं।
विंध्यन पर्वत श्रृंखला अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, पेपर में बहुत कम आता है। हाँ, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां जो पश्चिम से पूर्व में आप लगा सकते हैं, जैसे विंध्याचल की पहाड़ियां, भंडारे की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और पारसनाथ की पहाड़ियां। तो इनका ऐसे सीक्वेंस में आप लगा दीजिएगा, ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ जो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है हमारा विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पे चूना पत्थर की बहुलता होती है। भाई ये पॉइंट याद रखना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर की बहुलता। अरावली पर्वत जानते हैं आप लोग, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है, अत्यधिक प्राचीन और रेजिड्यूल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम से कम घटती जाती है। जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएगी तो घटती जाएगी। सबसे ऊंची चोटी साथियों गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। शिलांग का पठार देखेंगे तो यह मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है, जबकि मेघालय की गारो खासी जंतिया पहाड़ियां दक्षिणी प्रायद्वीप का भाग है। दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, इससे सवाल नहीं बनता है, पर थोड़ा सा याद रखेंगे। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग में है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी दक्कन, देखिए दक्कन में, उत्तरी दक्कन में चौड़े आधार पर सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, जबकि महादेव की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाली की पहाड़ियां, ये दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार पाया जाता है। ठीक है। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा, पूरब की ओर कम ढाल वाला होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथी। दक्षिण का पठार कहिए या फिर दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की ओर कम ढाल है। दक्कन पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे हम लोग मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। यानी दक्कन के पठार का ही भाग है मेघालय का पठार, जिसे हम कार्बी एंगलोंग के नाम से भी जानते हैं, तथा उत्तर कचार पहाड़ी ये भी कहते हैं। तीन नाम इसके हैं। ठीक है। दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट पड़ता है। ठीक है। अगला है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब जानते हैं यह प्राचीन ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। सतपुड़ा या राजपीपला सतपुड़ा पहाड़ी में पाए जाते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट महादेव पहाड़ी और तीसरा पार्ट मैकाले की पहाड़ी। तो भैया ये तीन पहाड़ी याद रखिएगा। महादेव पहाड़ी में आप देखेंगे जो दूसरे नंबर पे है, तो यहीं पर आपको धूपगढ़ी मिलेगा, जो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सबको पता होगा। अमरकंटक मैकाले पठार का सबसे ऊंचा शिखर है, और यहाँ से सोन, नर्मदा और दामोदर ये तीनों नदियां निकलती हैं साथियों। ठीक है। तो यहाँ से सवाल आगे बनेगा। पश्चिमी घाट पे बात हम करेंगे, तो पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग में 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट वास्तव, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भ्रंश कगार है। ठीक है। पश्चिमी घाट भ्रंतोस्त पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल माना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। 16 डिग्री चैनल जो है वह सह्याद्री पर्वत, यानी जो हमारे ये पश्चिमी घाट है, इसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा काटता है। ऊपर का पार्ट उत्तरी सह्याद्री और नीचे का पार्ट दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। 16 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश से ऊपर ताप्ती मुहाने तक पश्चिमी घाट को हम उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट लावा से बना है, जबकि पूर्वी भाग नीचा होता हुआ पठार है। काल सुबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है महाबालेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है, उत्तरी सह्याद्री में है। मेरे भाई दो पॉइंट याद रखिएगा, दो दर्रे पाए जाते हैं। थालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई है 581 मीटर, मुंबई नागपुर कोलकाता रेलवे मार्ग गुजरता है। भोरघाट दर्रा 229 मीटर, मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई राजमार्ग, यहाँ से रेलवे मार्ग गुजरता है, याद रखिएगा। दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो 16 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिमी घाट को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से हम जानते हैं।
ठीक है। दक्षिण सह्याद्री कैसे बना है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। ये बेसाल्ट से नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। कुद्रेमुख दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में पालघाट दर्रा मिलता है, जहां से हम कालीकट, त्रिचूल, कोयम्बटूर और इरोड के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों गुजरती है साथियों। पालघाट दर्रा वस्तुतः कहाँ पे है? केरल में है। अब देखेंगे हम दक्षिण सह्याद्री में हमें मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियां। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी 3 राज्यों में स्थित है। इसे पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन बिंदु के नाम से जानते हैं। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटक मंडल या ऊटी यह नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। दूसरी पहाड़ी है दक्षिण सह्याद्री की अन्नामलाई पहाड़ियां, तो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई के पूर्व में जानते हैं आप लोग पलानी की पहाड़ियां पड़ती हैं। यहीं पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन मिलता है। अन्नामलाई के दक्षिण में केरल में इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी साथी, जो कि भारत का सबसे दक्षिण पर्वत है। सेनकोट गैप कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है। क्लियर है? अगला मेरे भाई बात करेंगे पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं है। जो हमारा पूर्वी घाट है, नदियों द्वारा इसको काट छाट दिया गया है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा इसे काट दिया गया है। पूर्वी घाट अपने मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक ऊंची तथा उत्तर एवं दक्षिण भाग में कम ऊंची है। अरमाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नल्ला मल्ला, एर्रा मल्ला, बीलीकोंडा, पालकोंडा, कुड़प्पा पहाड़ियां, ये सब पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो निचोड़ है वह यही है, भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हिमालय पर्वत की, जिसे आपको पश्चिम से पूर्व में लगाना है। तो मेरे भाई हिमालय में जो है, ठीक है, जैसे नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में है, फिर नंदा देवी पर्वत पड़ेगा दूसरे नंबर पे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, दार्जिलिंग हिल्स, आका, डपला, मीरी, अबोर, नामचा बरवा। नामचा बरवा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप प्लीज इसको रट लेना। पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, फिर उसके ऊपर धौलाधर, फिर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम श्रेणी। इसे आप याद रखिएगा। अगली पॉइंट थी भारत में मरुस्थल। तो मरुस्थल से कुछ नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए। तटीय भाग को लेकर के ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। तो आप जानते हैं गुजरात का तट सबसे लंबा है, ये डाटा नहीं पूछेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। इतना 5 याद रखिए, काम चल जाएगा। लेकिन समीक्षा अधिकारी भैया गहराई में जाता है तो थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो केरल के बाद भी याद रखिएगा, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, और सबसे कम जो है वो 42 किलोमीटर के आसपास दादर और नागर हवेली। हाँ भाई, समीक्षा अधिकारी कुछ भी कर सकता है। देखिए द्वीप की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें चलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। द्वीप में आप देखेंगे तो 572 द्वीप पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी में। अब द्वीप पड़ता है, ये तो अरब सागर, तो बंगाल का खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इस पूरे द्वीप समूह को उत्तर में अंडमान द्वीप समूह कहते हैं, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान द्वीप को डंकन दर्रा 2 भाग में बांटता है। ग्रेट अंडमान द्वीप में नारकोडम द्वीप है और बैरन द्वीप पाया जाता है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप में कुछ पर्वत चोटियां पाई जाती है जो इंपोर्टेंट है, जैसे सेंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में है, उसका सबसे ऊंचा चोटी। माउंट डियाबोले मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में है। माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में है। अब जानते हैं रास द्वीप को वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। हेवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को हम इसमें शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। मेरे भाई अरब सागर में आप जानते हैं बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसमें लक्षद्वीप और मिनिका द्वीप समूह है। यह संपूर्ण समूह कोरल निक्षेपों से बना हुआ है। अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिका द्वीप को क्या करते हैं, लक्षद्वीप से अलग करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वह भारत का अपवाह तंत्र, झीलें और जलप्रपात हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।
जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहें, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके साथ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से हो जाए और 30 दिन में हम तकरीबन 90 से 100 वीडियो आपके साथ साझा कर पाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। वंदे मातरम, जय हिंद।